हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का सुबोचियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, क्राउन पब्लिकेशन की बुक से आधुनिक भारत का इतिहास का ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। और आज हम लोग जो यूरोपीय कंपनी के आगमन को वीडियो 1 में पढ़े थे, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि अंग्रेज़ों का आगमन और अंग्रेज़ भारत में आकर के कैसे यहाँ पे अपना सत्ता को विस्तार करते हैं, इससे लेकर के आगे तक के हम लोग क्लास को करेंगे जहाँ तक संभव हो पाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हों, बिहार सीजीएल का तैयारी कर रहे हो या टीचर का तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हेडिंग डाला हुआ है अंग्रेज। कहता है कि इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना 1599 में की थी। तो सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उसका प्रारंभ में क्या नाम था। तो याद रखेंगे, मर्चेंट एडवेंचर्स जो व्यापारी थे, उन्होंने जो कंपनी का स्थापना किया, उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत कौन आया था। तो याद रखेंगे, कैप्टन हॉकिंस आया था। और किस जहाज़ से आया था? तो हेक्टर नामक जहाज़ से वो भारत आया था। और भारत में कहाँ आया था? सूरत आया था। सूरत आने के बाद वो क्या करता है, जहांगीर के आगरा स्थित, यानी कि आगरा में जो है जहांगीर का जो दरबार था, जहांगीर के किले में, वहाँ पे वो पहुँचता है। वहाँ उसने बादशाह से फारसी में बात की और कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर से फारसी में बात करता है, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। तो जहांगीर यानी कि बादशाह जो है प्रसन्न हो जाते हैं और कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया जाता है, वहीं इंग्लिश खां की उपाधि दी जाती है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में कहाँ कोठी स्थापित किए? मछलीपट्टनम। कोठी शब्द का यहाँ पे अर्थ है कारखाना। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडंटन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। यानी कि भारत की दूसरी कंपनी जो है अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की? तो याद रखेंगे कि कहता है कि अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। तो सवाल आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों ने भारत में दूसरी कंपनी कहाँ स्थापित की? तो याद रखेंगे सूरत में। कहाँ? तो सूरत में। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने किस वर्ष अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था? तो 1632 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिपुरा में स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर, भारत की जो पूर्वी तट है, वहाँ पे कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिपुरा में स्थापित किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 1639 ईस्वी में फ्रांसिस टे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। तो ये सवाल पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे फ्रांसिस टे।
1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1651 में किसने? तो ब्रिजमैन में हुगली में क्या किया? एक कोठी स्थापित किया। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेज़ों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष जो है बम्बई अंग्रेज़ों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई? तो याद रखेंगे 1687 में। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बम्बई शहर का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे जेराल्ड ऑन्गियर। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते हैं। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को 3 गांव सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिससे बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जॉब चार्नोक ने बंगाल के इन 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आधुनिक कलकत्ता का नींव किसने रखा, तो याद रखेंगे जॉब चार्नोक ने, और फोर्ट विलियम का निर्माण भी किया था, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। यानी कि विलियम फोर्ट का जो है पहला प्रेसिडेंट, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आधुनिक कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो याद रखेंगे सर चार्ल्स आयर था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता कब से कब तक रही, तो 1774 से लेकर के 1911 ईस्वी तक। अब हम लोग देखेंगे यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ। पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन के केरल में खोला गया, कब? 1503 में। डच का मछलीपट्टम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये कब खुला? 1605 ईस्वी में। अंग्रेज़ों का भी मछलीपट्टम में खुला 1611 में। डेनिस ट्रावनकोर जो तंजौर है, ठीक है, यहाँ 1620 में स्थापना हुई। फ्रांसीसियों का सूरत कहाँ है? गुजरात में, 1668 ईस्वी में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रांसीसी। अंग्रेज़ के बाद जो अगले जो यूरोपीय कंपनी थी वो कौन थी? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। कहता है फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपने देश इंदेस ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रैंको कैरो ने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मछलीपट्टम में स्थापित हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वालिंकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो सवाल इससे पूछ सकता है कि पांडिचेरी जो भविष्य में जो नाम पुडुचेरी या पांडिचेरी जो है, इसको किससे प्राप्त किया गया था? तो याद रखिएगा वालिंकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो है रिजविक की संधि किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे। आपसे सवाल अगर पूछे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिजविक की संधि किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे कि रिजविक की संधि के बाद जो है पांडिचेरी पुनः किसको मिल गया? फ्रांसीसियों को दे दिया गया। याद रखिएगा। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंदनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार किया। 1742 ईस्वी में
डुप्ले गवर्नर बना, यानी फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना? डुप्ले बना 1742 में। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्धि या कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो याद रखेंगे 22 जनवरी 1760 को, और ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है, और इसमें फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो जाती है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखेंगे आयरकुट। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो याद रखेंगे काउंट डी लाली। अब हम लोग तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग डाला हुआ है कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है, एक कॉलम में युद्ध है, दूसरे में उसका काल है, तीसरे में संधि है, चौथे में परिणाम है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला, तो याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी तक हुआ। और ये कौन सी संधि के तहत समाप्त हुई, तो याद रखेंगे एला सापेल की संधि 1748 में होता है, और एला सापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी विजयी हुए थे। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अगर हम बात करते हैं, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ, और यह जो है पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है पांडिचेरी की संधि 1755, यानी कि दूसरी कर्नाटक युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि 1755 के तहत समाप्त होता है। और इसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों का यहाँ पे प्रभाव बढ़ा। वहीं तीसरी कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करते हैं, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक चला। यह युद्ध पेरिस की संधि 1763 में जो होता है इसके तहत समाप्त होता है। और इस युद्ध का क्या निकला परिणाम, तो आप देख सकते हैं वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए। आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, आपको ये जवाब देना है कि किस कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन आपका समाप्त हो गया। आइए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नवीन स्वायत्त राज्य। नवीन स्वायत्त राज्य जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेशवा शक्ति का विकास। पेशवा शक्ति का विकास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी। कहता है कि ये चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 में साहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बाजीराव प्रथम किसका पुत्र था, तो याद रखेंगे बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। इसमें होलकर यानी कि इंदौर के जो होलकर परिवार थे, सिंधिया जो ग्वालियर के थे, गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे, तथा भोसले जो नागपुर के थे वो शामिल थे। इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1728 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था, तो निजाम मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था। इस युद्ध में निजाम मुल्क पराजित हुआ था। तो क्वेश्चन अगर आपसे भी पूछे कि पालखेड़ा युद्ध जो 1728 में हुई थी उसमें पराजित कौन हुआ, तो निजाम मुल्क पराजित हुआ था। हम लोग पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई। यानी कि बालाजी बाजीराव के काल में जो है
पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 14 जनवरी 1761 को हुई थी वो लड़ी गई थी। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी इस युद्ध में जो है बालाजी बाजीराव पराजित हुआ और इसको सहन नहीं कर सका, जिसके कारण 1761 में मृत्यु हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो 14 जनवरी 1761। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष, यानी जितने भी युद्ध हुए हैं अंग्रेज और मराठों के बीच, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, एक साइड आपका युद्ध है, फिर काल है, संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसके बाद संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद आपका कॉलम में दिया हुआ है समकालीन, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल या गवर्नर कौन थे, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा 1775 से 82 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का काल है। अब किस संधि के तहत प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे सूरत की संधि 1775, और किस संधि के तहत समाप्त हुई, तो याद रखेंगे सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। इस समय समकालीन बंगाल का गवर्नर कौन था, तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 6 ईस्वी तक चलता है। ये बसीन की संधि के तहत जो है शुरुआत होता है। अब समाप्त होता है राजघाट की संधि 1804। इसके बाद इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, जॉर्ज बार्लो। उसके बाद आपका दिया हुआ है आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय 1817 से 18 तक चलता है, और इसमें देखिए ना संधि न शुरुआत वाला दिया है ना समाप्त वाला दिया है, इसका डायरेक्ट दिया है आपका गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब हम लोग पढ़ेंगे अवध, ध्यान दीजिएगा। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। सवाल पहला यहीं से बनता है कि बफर राज्य निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था, तो अवध को बफर राज्य कहा जाता था, जिसका रीजन क्या है, तो अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच था। सादत खां यानी कि बुरहान मुल्क ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया। शहादत खां के बाद सफदर जंग, जिसको अबुल मसूर खां भी कहा जाता है, अवध का नवाब बना, और फिर इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब 1754 से 75 तक बना रहा। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की। 1775 में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया। सवाल आपसे पूछ सकता है कि अवध की राजधानी किस शासक ने फैजाबाद की जगह लखनऊ बनाया, तो याद रखेंगे आसफुद्दौला ने। और यहीं पे इसने क्या किया था, लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो आसफुद्दौला ने। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। हम लोग पढ़ेंगे मैसूर। कहता है हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 में वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टनोवा के युद्ध जो 1782 में हुई थी हैदर को परास्त किया, और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बनता है, और अब हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। कहता है टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। किसको, तो टीपू सुल्तान को। उसने नई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में
मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि श्रृंगेरी के मंदिर में या श्रृंगेरी के पुनर्निर्माण के लिए धन दान किसने दिया था, तो टीपू सुल्तान ने। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन बना था, तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान ने बना था। इसके बाद आपका दिया हुआ है, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। मतलब टीपू सुल्तान जो है 1796 में क्या करता है, एक नौसेना बोर्ड का गठन करता है। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मेडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठाया। देखिए क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन बिहार दरोगा का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किस वंश के शासक को अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठाया था। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक जिसका नाम था कृष्णराज, उसको मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया था। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलोजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। अब हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या परिणाम हुए, यह युद्ध कब हुआ, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, सारे चीज़ों को हम लोग एक जगह पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको बताते हैं। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो एक टेबल में आपका युद्ध दिया हुआ है, दूसरे में मैसूर का शासक है, तीसरे में गवर्नर जनरल है, उसका संधि है, फिर क्या परिणाम हुआ वो दिया हुआ है। तो प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1767 से 69 ईस्वी तक चला। उस समय मैसूर का शासक हैदर अली था। और गवर्नर जनरल अगर आपसे सवाल पूछे तो प्रथम मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल आपका था लॉर्ड वेरेलस्ट। और यह जो है मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुई। इसका परिणाम क्या निकला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का, तो याद रखिएगा इसमें अंग्रेज पराजित हुए। अब हम आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आप देख सकते हैं कि 1780 से 84 तक चला। यह जो है इस समय शासक था हैदर अली 1782, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। और यह मंगलोर की संधि के तहत समाप्त होता है द्वितीय मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें क्या परिणाम निकलता है, तो हैदर अली मारा जाता है। उसके बाद तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें 1790 से 92 तक चला, और इसमें टीपू सुल्तान शासक रहता है और गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है। यह संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, और इसमें क्या होता है, तो टीपू पराजित हो जाता है। और उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ है, सवाल पूछा जाता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 में। इस समय भी शासक कौन रहता है, टीपू सुल्तान, और गवर्नर जनरल कौन रहता है, लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद इसमें क्या होता है, सहायक संधि होता है और टीपू की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। अब हम लोग पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिख राज्य की स्थापना किसने की, तो बंदा बहादुर ने। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई।
कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भ- जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कर्पूर सिंह की मृत्यु के बाद खालसा दल को 12 मिसलों में किसने विभाजित किया? तो जस्सा सिंह अहलुवालिया ने। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का क्षेत्र क्षमा कीजिएगा, कह रहा है कि सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो सुकरचकिया मिसल को, और इसी से राजा दिलीप सिंह भी थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी। कहता है कि रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। उनके पिता महासिंह थे। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। आप लोग एक एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। तो रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1780 को होता है। और इनके पिता कौन थे? तो महासिंह थे, और रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। फौज ए आइन रंजीत सिंह की अस्थाई सेना थी। क्वेश्चन पूछ सकता है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको, कि रंजीत सिंह की अस्थाई सेना कौन थी? तो फौज ए आइन। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। रंजीत सिंह की सरकार एक खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। देखिए इस युद्ध में कब हुआ, सिख शासक कौन थे, गवर्नर जनरल कौन था, संधि कौन सी हुई और विशेष क्या रहा, इस सारे चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका होता है 1845 से 46 ईस्वी तक चलता है। इसमें सिख शासक कौन थे? तो याद रखिएगा दिलीप सिंह। इनके वजीर थे लाल सिंह, सेनापति था तेजा सिंह, ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद संधि कौन सी हुई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय? तो याद रखिएगा लाहौर की संधि हुई 1846 ईस्वी में। और विशेष क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराजा की पदवी दी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस युद्ध के समय अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1848 से 49 के समय हुआ। और इस समय शासक मतलब राजा कौन थे? तो याद रखिएगा दिलीप सिंह। और आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा डलहौजी। ये अमृतसर की संधि के तहत समाप्त होता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। उसके बाद अगला आपका है रामनगर का युद्ध होता है 1848 में। आप देख सकते हैं रामनगर का युद्ध 1848 में, चिलियावाला का युद्ध 1849 में, और गुजरात का युद्ध 1849 में। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रामनगर का युद्ध भी पूछता है 1848 वाला, चिलियावाला का युद्ध 1849 वाला भी पूछता है, और गुजरात का युद्ध भी पूछता है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल।